बाबा के मर जाने के बाद बेटे और बेटियों ने सारी जायदाद हड़प कर ली। तो कोई लंदन तो कोई दुबई चला गया। माजूर माँ वसीम के हिस्से में आई, जो सारा दिन सड़कों पर भीख मांगकर बूढ़ी माँ का पेट भरता था। माँ से कहता, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सका। तो माँ उसे सीने से लगाकर सिसकियाँ भरकर रोती। वसीम के हिस्से में जो घर आया था 4 साल के बाद, बहनें और भाई उसका भी हिस्सा मांगने आ गए। वसीम ने वो घर भी उनको दे दिया और माँ को लेके जैसे ही घर से बाहर निकला तो सारा मोहल्ला ज़ारो कतार रोने लगा, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने बहन भाइयों पर भरोसा किया। मुझे लगता था मेरे भाई और बहन मेरे साथ यूं ही मुखलिस हैं, जैसे मेरे माँ बाप मेरे साथ बेहद मोहब्बत करते हैं। मगर मुझे इस बात की खबर कहाँ थी कि मेरे भाई बहन तो दर हकीकत मुनाफिकत का लिबास ओढ़े इसी घर में रह रहे हैं। जब मेरी पैदाइश हुई तो पैदाइश के पहले दिन ही मेरी माँ जब अस्पताल से घर आ रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में मेरी टांग 4 जगह से टूट गई और यूं ही मैं माजूर हो गया। मेरी टांग की हड्डी तो जुड़ गई, मगर मेरी एक टांग दूसरी टांग से छोटी हो गई और मैं लड़खड़ाकर चलने लगा। मेरे 6 भाई बहन और थे, वो सब मुझसे बड़े थे। मेरी माँ ने मुझे जब इस हाल में देखा तो वो बहुत रोती। मेरी माँ रो रो कर अब्बू से कहती, अभी तो हम जिंदा हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे पीछे हमारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा। ये तो ठीक से चल भी नहीं पाता और तुम इस दुनिया को तो जानते हो। तभी मेरे बहन भाई मेरे पास आ जाते और मेरे माँ बाप को हौसला देकर कहते कि आप फिक्र क्यों करते हैं, हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मुझे शुरू से ही मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहनों ने बहुत प्यार दिया। मैं जब स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। डर था कि अगर मैं स्कूल गया तो सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जब मैं स्कूल गया तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे, फिर मुझे धक्का देकर नीचे गिरा देते। मुझे मेरी माजूर टांग में हर वक्त दर्द रहता, जबकि मेरे टीचर भी मुझ पर बहुत ध्यान दिया करते थे। मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो फौरन मारने पीटने लगते। मेरा पढ़ाई से दिल उकताने लगा था तो मैं घर वापस आ गया। माँ को सारी बात बताने लगा। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अब स्कूल जाकर नहीं पढ़ूंगा। मेरे भाई बहन बहुत परेशान थे, कहने लगे अगर आज पढ़ोगे नहीं तो कल दुनिया में अपना नाम कैसे बनाओगे और माँ बाप का नाम कैसे रोशन करोगे। मगर मैं किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, शायद इसलिए कि मुझे अपनी माजूरी का एहसास ना हो, जबकि बाकी बहन भाइयों के साथ उनका रवैया काफ़ी सख्त था। जितनी वो मुझसे मोहब्बत करते थे बाकी 6 बहन भाइयों से इतनी मोहब्बत नहीं करते थे, जिसकी वजह से उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेरे बहन भाइयों में थोड़ी मेरे लिए जलन पैदा हो गई। वो अक्सर माँ बाप से कहते आप वसीम से इतनी मोहब्बत करते हैं और हमसे बिल्कुल नहीं करते, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। वो माँ से कहते आप उसे संवारती हैं जैसे वो 2-3 साल का बच्चा हो। ये बात सुनकर मेरी माँ मुझे प्यार से बुलाकर कह देती ये तो मेरा लाडला बेटा है, मेरा बस चले तो मैं अपना दिल निकाल कर उसे तोहफे में दे दूँ। यही बात थी जिन्होंने मेरे बहन भाइयों को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया। वो दिल ही दिल में बुग़्ज़ रखने लगे, मगर ऊपर से मीठी मोहब्बत रखकर अंदर से छुरी चलाते। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था जिन बहन भाइयों से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ वो मेरे बारे में गलत सोचते हैं। मेरे अब्बू की फैक्ट्री थी, पहले तो एक छोटी सी
चमड़े की दुकान पर काम करते थे। मगर जैसे जैसे भाई बड़ा हुआ, उसने पढ़ाई की, तो तीनों भाइयों ने मिलकर अब्बू की फैक्ट्री बना दी और वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। हम लाखों में खेलने लगे। अब हमारा किसी से मिजाज नहीं मिलता था। बहुत जमीनें खरीदकर कई फ्लैट बनाकर हमने लोगों को रेंट पर दे रखे थे। हमारी इस कदर आमदनी हो चुकी थी कि हमें अंदाजा ही नहीं था। हर तरफ खुशियाँ थी, मगर ना जाने क्यों मैं एक सादगी पसंद सा लड़का था। मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप बहुत खुश रहने लगे थे। वो रोज बाहर घूमने जाते। जब मुझे अपने साथ जाने का कहते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही रुक जाता। मैं दुनिया से डरता था और खासकर इस बात से बहुत खौफ खाता था कि अगर मैं इतनी ठाट बाट वाले बहन भाइयों के साथ और जब मैं उनके साथ लड़खड़ा कर चला तो उनकी इज्जत खराब होगी। मैं खुद को उनसे कम समझने लगा, क्योंकि ये सारी शान और शौकत तो मेरे भाइयों की अपनी मोहब्बत थी, मेरे अब्बू की मेहनत थी। मेरा क्या सरोकार था। मैं तो हर वक्त घर में किसी फजूल सी चीज़ की तरह पड़ा रहा कि अगर मैं भी आम लोगों की तरह होता तो शायद मेरी भी अपनी एक शान होती। मैं उठकर अपने आप को शीशे में देखने लगा। मेरा तो उस हादसे ने हाल ही बुरा कर दिया। मैं 20 साल का हो चुका था। मैं इतना कमज़ोर था कि जैसे कोई मरीज़ हो, हड्डियां बाहर को निकली हुई थी और मेरी एक टांग भी बहुत कमज़ोर थी। मैंने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया। यहाँ तक के लोग ये सोचा करते थे कि मेरे माँ बाप के सिर्फ 6 ही बच्चे हैं। मुझे तो सब भूल ही चुके थे। वक्त यूं ही गुजरता चला गया और मेरे अब्बू की तबीयत खराब रहने लगी। वो करोड़ों की जायदाद के मालिक थे। एक दिन उन्होंने सब बच्चों को अपने पास बुलाया। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने सबको अपने पास बुलाकर कहा कि मैं चाहता हूँ अपनी जायदाद अपने बच्चों में बराबर बांट दूँ। उन्होंने वकील को भी बुलवाया। मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी और मेरे सारे बहन भाई भी वहाँ मौजूद थे। मैं वहाँ पर नहीं गया, मगर जब मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी तो मैं कमरे में चला आया। मुझे कमरे में आता देखकर मेरे बहन भाइयों का चेहरा बन गया। मेरा वहाँ आना उन्हें पसंद नहीं आया। अब्बू ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ से मेरा नाम लिया और कहने लगे, वसीम बेटा, इधर मेरे पास आओ, इधर मेरे पास आकर बैठो। बाकी बहन भाइयों के चेहरे पर नागवारी नजर आई। मैं जानता था उन्हें ये सब पसंद नहीं आया। मैं उठा और चलते हुए अब्बू के पास जाकर बैठ गया। मैंने अब्बू का हाथ पकड़ा और अपने होठों से लगाकर रोते हुए कहा, जी अब्बू, आप हुक्म करें, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने जब ऐसा कहा तो मेरे पास खड़ा मेरा भाई मुझे देखकर तंजिया मुस्कुराने लगा, मगर मेरे अब्बू कुछ बोलना चाहते थे। उन्होंने वकील से कहा, मैं जो ज़मीन या जायदाद जिस बेटे के नाम कर रहा हूँ तुम लिखते जाओ। ये कहने के बाद उन्होंने मेरी बहनों से जायदाद का बंटवारा करना शुरू किया। उन्होंने मेरे बड़े भाई को छोड़कर उन्होंने बाकी सब बेटियों और बेटों का हिस्सा अलग किया। अब मैं और मेरा बड़ा भाई भी बचे थे और जायदाद का बड़ा हिस्सा अभी बाकी था। मेरे अब्बू ने अभी बड़े भाई का नाम लिया ही था कि उनकी सांसें रुक गई। अम्मी, बहन, भाई सब भागकर अब्बू के पास आए और उठाकर उन्हें पानी पिलाने लगे। अभी पानी का एक घूंट उनके हलक से उतर रहा था कि उनकी रूह निकल गई। वो हमें छोड़कर जा चुके थे। बड़ा भाई अब्बू को बार बार बुलाकर सवाल करने लगा कि अब्बू उठें, आपने क्या ये सवालिया निशान छोड़ दिया। मुझे ये तो बताएं कि मेरी जायदाद कौन सी है। भाई को ऐसा कहते हुए देखा तो माँ उसको डांट कर कहने लगी, तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। तुम्हें जायदाद की पड़ी है। मगर वो तो उसी वक्त दम तोड़ चुके थे। मेरी अम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ऐसा नहीं था कि बाकी बहन भाइयों को सदमा नहीं था, मगर उनके चेहरे पर दुख और गम नजर नहीं आ रहा था। आखिर वो बैठे बिठाए करोड़ों की जायदाद के मालिक बन गए। उनके चेहरे से लालच और घमंड दिख रहा था।
ابو کو دفنا دیا گیا اور ہم سب ابو کی تدفین کر کے واپس اپنے گھر آئے ہی تھے کہ بڑا بھائی آ کر کہنے لگا